हाँ जी बेटा, देखो लास्ट क्लास में जो हमने लेक्चर 1 लिया था लाइट का, रिफ्लेक्शन का, तो उसमें हमने बेसिक पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे लॉज पढ़ लिए, मिरर का थोड़ा सा आइडिया लिया था। अब हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम दोबारा सिंबल्स पे नज़र डाल लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। जैसे यू is a position of object या distance of object from mirror or lens. V is a distance of image. F focal length. सिंबल वैसे ही होंगे जैसे मैंने लिखे हैं। H1 या H height of object होता है। H dash या H2 height of image. M stands for magnification and R stands for radius of curvature. तो आज हम इन टर्म्स को भी समझने वाले हैं अपने लेक्चर में। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा हमने लॉ पढ़ा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये एक ही पॉइंट पे होते हैं, जिसे हमने याद कर लिया था। अब ये करने के बाद हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो देखो इसमें सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। वेरी सिंपल, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें पता है 30 डिग्री। यस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब एक थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, ठीक है, सोचने वाला क्वेश्चन ये रहा और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बनाए अगर रे on a plane mirror, guess what will be its angle of reflection। तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो समझ में आएगा। सो प्लेन मिरर मैं ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है और पीछे हमने ये लाइनें लगा दी, लाइनों का मतलब पेंट है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है, यानी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आ रही है। ये आ गई परपेंडिकुलर। अब आप देखो, अब आपको पता है कि जब भी हमने एंगल मेजर करना है, जो मैंने आपको पीछे कराया था, जब भी हमने एंगल मेजर करना है तो जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करती है उस पॉइंट पे हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना होता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर सरफेस। तो अब हमने जब यहाँ पे किया और मैं रेड कलर से 90 का एंगल ड्रॉ करता हूँ तो इसी के ऊपर आएगा, वो भी 90 भी इसी के ऊपर आएगा। अब आप मुझे बताओ एंगल आई आपको कितना दिख रहा है। तो ये है आंसर 0 है, क्योंकि क्या होता है, देखो जरा ध्यान से समझो। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल के ऊपर ही आपकी रे आ गई है, जो आपकी रे है वो नॉर्मल के ऊपर आ गई है, तो इसके बीच में एंगल क्या हो गया, 0। बच्चे 90 लिख के आ जाते हैं आंसर में, गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हुआ एंगल आई 0, तो एंगल आर भी हो जाएगा 0। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जनरली क्या लिखते हैं, 90, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर देखो क्यों गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि एंगल आई होता क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे ही नॉर्मल पे आ रही है, यानी इसी के ऊपर आ रही है, कोइंसाइड हो गई, ओवरलैप हो गई। तो एन और इंसिडेंट्स में कोई एंगल ही नहीं है, 0 है, तो आर भी 0 हुआ। मतलब रे जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज 0। चलिए इसे नोट कीजिए, डन कीजिए। फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। तो अब हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन बहुत इजी था और एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जिसमें बच्चे हमेशा आंसर 90 लिख के आते हैं बाय मिस्टेक। अब चलते हैं आगे। अब हमने ये तो वर्ड सुना है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब मैंने आपको बताना है रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। देखो, जो आप सिनेमा देखने जाते हो, थिएटर में जाते हो, मैं ना एग्जांपल डाल देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल। सिनेमा जब आप देखने जाते हो तो उसकी जो स्क्रीन है ना, उस पे जो इमेज बनती है वो रियल होती है, रियल।
और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। बट हमें तो वहाँ पे ठीक दिखते हैं, हीरो सीधे दिखते हैं। तो वो ऐसा है कि उन्होंने ना अपना प्रोजेक्टर उल्टा लगा देते हैं, वो प्रोजेक्टर उल्टा लगाने से इमेज सीधी हो जाती है। तो और इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं अपना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एग्जांपल तो बहुत सारी है, अभी मैंने इससे समझाया आपको। अब देखो रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, समझो। रियल इमेज होती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज अगर कोई आपसे पूछे क्या होती है, वो इमेज जो स्क्रीन पे बने और हमेशा उल्टी बनती है। एग्जांपल सिनेमा। तो यहाँ पे पूछते हैं भी सिनेमा में तो सीधा दिखता है, तो हम ये बोलेंगे कि जो उसकी मशीन है उसको उल्टा लगा देते हैं जिससे वहां पे सीधा दिखता है। अगर वो मशीन को सीधा लगाएं तो इमेज उल्टी दिखेगी। अब आ जाओ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, हमेशा। जैसे आप अपने शीशे में अपनी शक्ल देखते हो, तो आप उल्टे दिखते हो या सीधे दिखते हो? सीधे ही दिखते हो, तो वो वर्चुअल है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई इमेज देख रहे हो और वो सीधी दिख रही है, सीधी मतलब इरेक्ट, दैट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। और वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी, स्क्रीन के अंदर बनेगी। ये देखो यहाँ पे इमेज बनेगी, ये मिरर यहाँ पे, इमेज अंदर बन रही है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखना। मतलब जो इमेज हमें स्क्रीन पे ना मिले, जैसे हम अपने घर में अपना शीशे में देखते हैं अपनी शक्ल, तो वो शीशे के ऊपर नहीं, शीशे के अंदर दिखती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। और रियल इमेज की एक और पहचान है कि रियल इमेज में रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे एक्चुअली कट करते हैं, वो होता है रियल इमेज। तो रियल इमेज की दो डेफिनेशन है। छोटी क्लास की डेफिनेशन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एंड नंबर टू डेफिनेशन, the rays actually meet at a point after reflection called real image। जब रेज एक्चुअली मिले, अब यहाँ पे देखो, रेज आई टकरा के डाइवर्ज हो गई, रेज आई टकरा के डाइवर्ज हो गई, तो ये तो मिलेंगी नहीं। तो हम इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे मिला देते हैं। तो एक्चुअल में ये रे नहीं है, एक्चुअल में तो ये टकरा के चली गई, बट हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ मीट हो गई। तो ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हमें इमेज दिखती है अंदर, इसलिए हम इमेजिन कर लेते हैं। सो दैट इज योर वर्चुअल इमेज। चलो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। रियल इमेज, image which can be obtained on screen, image which can be obtained on screen and formed by actual meeting of rays after reflection। वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना, ठीक है? अब आ जाओ वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड इज फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी, इमेजिन, हमने इमेजिन किया, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है, फॉर्म बाय इमेजिनरी मीटिंग ऑफ रेज एट अ पॉइंट। वीडियो भेजूंगा, पॉज करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे याद रखने की बात है कि इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, हमेशा। तो हमें सिनेमा में सीधी इमेज क्यों दिखती है? क्योंकि सिनेमा हॉल में जो उनका प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर को उल्टा लगा देते हैं। अगर वो सीधा लगाएं तो इमेज उल्टी दिखेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट दिखेगी, इरेक्ट मतलब सीधी। सो कीप इन योर माइंड। आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आ गया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको करानी हैं। जैसे उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको हम यूज करेंगे, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पोल। तो पोल मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था। प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फोकल लेंथ, जो आज मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ आज के लेक्चर में, लेक्चर 2 में। अब देखो, स्फेरिकल मिरर आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? दो तरह के हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अगर आप कनकेव मिरर को और कन्वेक्स मिरर को कंपेयर करो, इसे हम कहते हैं कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। सो और हम क्या कह सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है जी। सो और इट इज कॉल्ड और डाइवर्जिंग मिरर। देखो डाइवर्जिंग क्यों? क्योंकि रेस टकरा के चली गई, मीट नहीं करती। यहाँ पे मीट करती हैं तो कन्वर्ज, कन्वर्ज होती हैं तो कन्वर्जिंग मिरर, ये नाम यहाँ यूज करते हैं हम ज्यादातर। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कीप इन माइंड। डाइवर्जिंग मतलब अलग डायरेक्शन में जाना, कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे मीट करना। अब इनकी क्या डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड, ये कर्व्ड इनवर्ड है, और आउटवर्ड, ये कर्व्ड आउटवर्ड है। जहाँ पे हमने पेंट किया हुआ है, पेंट इनवर्ड किया, यहाँ पे आउटवर्ड किया है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्रैक्टिव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड
that faces towards the center of sphere called concave. मतलब अगर कर्व्ड इनवर्ड है और इसका आउटवर्ड वाला पेंट है तो ये कनकेव कहेंगे, और इनवर्ड वाला पेंट है आउटवर्ड वाला नहीं है तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स। एक चीज हमेशा याद रखना, मिरर को जब भी हमने ड्रॉ करना है तो इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो पेंटेड पोर्शन है ना वो आपकी राइट साइड में हो। देखो ये जो पेंट पोर्शन है ये राइट साइड में है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखना है। यहाँ पे देखो आपके राइट में है ना, इसे सेंटर मान लो, सेंटर से ये राइट, यानी मिरर को जब भी आपने कॉपी में ड्रॉ करना है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आपने मिरर को जब भी कॉपी में ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना है कि जो उसका पेंट वाला पोर्शन है ना वो आपके राइट हैंड पे आए और ऑब्जेक्ट हमेशा आपके लेफ्ट पे रखा जाए, आपके लेफ्ट हैंड वाली साइड। तो पोल को सेंटर मान लो, तो पोल से इधर राइट पे देखो राइट वाला पेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पे भी राइट वाला कन्वेक्स में। तो जस्ट कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम का सबसे पहला कन्वेंशन है, कन्वेंशन होता है कि ऐसे ही ड्रॉ करना है ताकि सबकी डायग्राम एक जैसी रहे और गलतियां पता चल सकें या ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो पता चल सके। तो व्हेनेवर वी ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ मिरर, पोल से राइट वाली साइड पेंट होनी चाहिए तब वो मिरर को होगा। अगर आपने इस तरह से पेंट किया तो कनकेव बोलेंगे, इस तरह से पेंट किया तो उसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। लो जी, टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो मैं कनकेव मिरर ड्रॉ करके आपको सारी टर्म्स समझाने वाला हूं, समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये मैंने पेंट कर दिया। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर का मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट क्या बताया था, क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर, नाम दे देते हैं पोल। Yes. Mid point of any mirror, let us say this is your mid point, is known by the name of pole. तो मैंने आपको एक डेफिनेशन करा दी जिसे हम कहते हैं पोल, डिनोटेड बाय P। पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन, अब ये मिरर देखो गोल है ना, स्फेरिकल मतलब गोल। अगर मैं इसका सर्कल पूरा कर दूं तो एक सर्कल बन जाएगा ना। देखो अगर मैं इसे पूरा सर्कल बना दूं, इफ आई मेक इट अ कंप्लीट सर्कल, गोल है तो अगर मैं इसका सर्कल बना दूं तो हर सर्कल का एक सेंटर होता है ना, जो मिरर का पार्ट नहीं है, मिरर से दूर है। गेटिंग द पॉइंट। अगर मैं इसे एक हॉलो सर्कल बना दूं, जैसे आपका कड़ा है या जो आप रिंग पहनते हो या जो कड़ा कड़ा समझ गए ना, जो आप हाथों में वो कड़ा पहनते हो बड़ा सा, तो ऐसी रिंग बनेगी। तो अगर हम ये स्फेरिकल मिरर को पूरा गोल कर दें तो इस तरह से स्फेरिकल बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, गोल बन जाएगा, हॉलो स्फीयर बन जाएगा। तो जो ये सेंटर बनेगा सर्कल का, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी एक और डेफिनेशन यहाँ से कवर हो गई जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। आई थिंक यू गॉट इट। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप बोलोगे इफ वी कंसीडर स्फेरिकल मिरर एज अ हॉलो स्फीयर, मतलब हम इसे पूरा गोल मान लें तो हर गोल का एक सेंटर होता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना, लिखवा नहीं रहा हूं। अब देखो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो सी और पी से जाती है, याद आया छोटी क्लास में। लेट अस से वी ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम सी एंड पी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, टेल मी। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने आपको फिलहाल 3 डेफिनेशंस बता दी और हम इन 3 डेफिनेशंस का आंसर प्रभजोत से पूछ लेते हैं। ओके प्रभजोत, टेल मी व्हाट इज पोल। वन बाय वन चलते हैं। The center of the mirror is called pole. वेरी गुड। एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताइए। When we draw any hollow circle इफ वी कंसीडर, along with वेट कैसे बोलेंगे, इफ वी कंसीडर spherical mirror as a hollow sphere then its center which is not the part of mirror is called बोलो is center called, of curvature, हाँ बाद में मेरी वीडियो पॉज करके लिख लेना। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, a line drawn
A line From C to passing P, or drawn from C and P called principal principal axis. axis. So बहुत अच्छी definitions है, सुनो एक बार दोबारा. What is principal axis? If a line is passing through center of curvature and pole, that line is called principal axis. Keep in mind definition क्या बोली है. If a line passing through center of curvature and pole, it is called principal axis. चलो ये definition भी हो गई हमारी. अब आप देखो, अब ये सर्कल है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आपका सर्कल है ना. तो सर्कल का ये सी से लेके पी तक का पार्ट रेडियस भी तो है. इसे रेडियस भी तो कहते हैं ना मैथ्स में. दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडियस. सो इसको हम एक और नाम देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, यानी सर्कल का रेडियस. तो यहां से एक और डेफिनेशन आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय आर. प्रिंसिपल एक्सिस का कोई सिंबल नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा हो गया. तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई. ठीक है, सो ये चीज हमें समझ में आ गई. देयर इज नो प्रॉब्लम. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर और डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, इस सी और पी का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसे कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या फिर शॉर्ट में फोकस, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. सो द मिड पॉइंट बिटवीन C and P is called principal focus. अब आप देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है बेटा, अगर ये आपका मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, है ना. यानी ये r/2 है तो ये भी r/2 हो गया. मोटी मोटी बात, ऐसे लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा. तो ये चीज हमें क्लियर हो गई. ठीक है, अब एक चीज और, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज कॉल्ड फोकल लेंथ. कंफ्यूज मत होना, फोकल लेंथ और फोकस में ये है आपका फोकल लेंथ. तो यहां से हमारी एक और डेफिनेशन या टर्म आती है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, कैपिटल F फोकस. तो अगर ये f डिस्टेंस है, मान लो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा ना, तभी रेडियस हुआ. तो हमें यहां से अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ, फोकस तो पता चल गया, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी. व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी पोल. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ, तो अगर ये f है तो ये भी f होगा, इसका मतलब r इज इक्वल टू 2f हो गया. तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड f. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर बनेगा, क्या बनेगा. देखो ये पूरा r है और ये हाफ, ये f है, तो ये f है तो ये भी f हुआ ना. मान लो इसकी वैल्यू 10 है तो ये भी 10 हुआ. तो यहां से इक्वेशन बन गई r इज इक्वल टू 2f. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये थी कुछ टर्म्स जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं. एक बार मैं दोबारा ये टर्म्स बताता हूं और फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा नोट करने का और याद करने का, देन विल गो अहेड. सो देखो, मिरर का जो सेंटर होता है उससे हम कहते हैं पोल. व्हाट इज पोल? सेंटर ऑफ मिरर. ठीक है, अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इफ वी कंसीडर spherical mirror as a hollow sphere, then center of a circle or a sphere is called center of curvature, which is not the part of mirror, ये mirror से दूर होगा, called center of curvature. अब आती है definition principal axis की. If a line passing through C and P, that line is called principal axis. Line passing through C and P is called principal axis. अब radius of curvature, radius of a spherical mirror, that is the distance between C and P is called radius of curvature. Then what is focus? Midpoint between C and P is called focus. What is focus? Midpoint of center of curvature and pole C and P is called focus. Now what is focal length?
इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अपना focus and pole. It is a Focus and pole. between focus and pole is called focal length. Then very important question comes. What is the relation between radius of curvature and focal length? So what is your answer? R is equal to 2f 2f. अब मान लो 2f. पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, क्या बोला मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। तो एक हम सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 40 लेट अस डिस्कस वेरी 10 सिंपल क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन दिस नॉलेज वी हैव गेन्ड हियर। सो क्वेश्चन आ सकता है, इफ रेडियस ऑफ curvature is 25 centimeter, let us say, tell its focal length। तो क्या आंसर आएगा? सर 12.5 R is equal to 2f। तो R है हमारे पास 25, सॉरी f should be small, एंड ये हो जाएगा 2f। सो f would be equal to 25 upon 2, that would be 12.5 सेंटीमीटर। मतलब जो दिया होगा आप उसका क्या कर देना, हाफ कर देना। गॉट इट बेटा? यस सर। So these were some important terms which you need to learn। तो अब आप ये ड्रॉ कर लीजिए और नोट करके डन बोलिए। तो हमने देखो बेटा, हमने इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर सिंबल्स और कुछ टर्म्स पढ़ लिए, जैसे पोल का हम यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बहुत बार यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को बहुत ज्यादा बार बोलेंगे, फोकल लेंथ का बहुत यूज करेंगे, और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये बता दिया। तो आपकी अगर बेटा अंडरस्टैंडिंग रही ना, तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात है अंडरस्टैंड करना और याद करना। मान लो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, याद नहीं किया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब हमने जो जो ये डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी यहाँ से हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं और फिर आज हम इतना ही करेंगे। देखो, टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो देखो पी, पोल, तो पोल मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से पढ़ लेना। फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है, इसको आप ऐसे लिखो, इफ वी कंसीडर स्फेरिकल मिरर एज अ हॉलो स्फीयर। मतलब अगर हम मान लें जो स्फेरिकल मिरर है वो गोल है, तो हर गोल का या सर्कल का एक सेंटर होता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना सिंपल आप लिख सकते हैं। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। ये हमें अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, इट इज अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये आपने देखा ही है डायग्राम में। ओके, फिर हमने पढ़ा द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। तो ये वाला पॉइंट मैं कन्वेक्स में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने कन्वेक्स का डिटेल नहीं बताया। सारी चीजें कन्वेक्स में भी ऐसे ही होती हैं, बस थोड़ा सा डायग्राम का फर्क पड़ जाएगा। अभी बता देता हूँ ये समझाने के बाद। द रेडियस ऑफ स्फीयर of which the reflecting surface of spherical mirror forms a part is called radius of curvature of the mirror। मतलब आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। डिस्टेंस बिटवीन C and P is called radius of आपका स्फीयर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन, अब आप ये चीज समझिए ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो आपको बता दिया। इमेजिन अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसे तो हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमें याद ही है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? लाइन पासिंग थ्रू C and P इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The distance between pole and principal focus of a spherical mirror is called focal length। ये भी हमने पढ़ लिया, focal length क्या है, F और P का distance, focus और P का distance। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical। The surface then has an circular outline। तो वो बता रहा है कि आप उसको गोल मान सकते हो। फिर ये diameter of reflecting surface of spherical mirror called aperture। अब ये बताता हूँ aperture क्या होता है, इसे समझो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हम कई बार पूछ भी लेते हैं, व्हाट इज अपर्चर। तो समझो जरा, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर, जैसे मान लीजिए ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। ये कनकेव मिरर की जो ये वाली सरफेस है, ये जो पूरी सरफेस है, विच इज अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्शन
इसे कहते हैं अपर्चर, और इसको हम डायमीटर कह सकते हैं। ये पूरा सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर। तो इसको हम सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर which is available for reflection, which is available for reflection called aperture। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी भी होंगी तो याद नहीं होंगी। तो ये तो हो गया आपका कनकेव के लिए, ये हो गया आपका कनकेव के लिए। अब कन्वेक्स में देखो कैसा होता है आपका, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये वाली साइड पॉलिश हो गई, तो जब ये वाली साइड पॉलिश हो गई तो ये सरफेस अवेलेबल है, दिस सरफेस इज अवेलेबल, दिस सरफेस इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। तो इसे हम बोलेंगे, इस सरफेस को बोलेंगे अपर्चर, ये वाला। और इसी तरह से ये सरफेस अवेलेबल है फॉर रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलेंगे अपर्चर। तो अपर्चर क्या है, सिंपल डेफिनेशन, 0.9 को आप याद कर लीजिए। मेरी वाली डेफिनेशन अगर लंबी है तो यू कैन लर्न 0.9। इसे हम शॉर्ट में, जो ये सरफेस है ना, इसे डायमीटर कह देते हैं, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो मैंने दोनों समझा दिया, कनकेव का भी समझा दिया, कन्वेक्स का भी समझा दिया, बट नोट आप करना इसको बाद में, व्हेन आई विल सेंड यू द वीडियो। अब मैं एक और चीज बताता हूं, फिर हम उसके बाद अपना लेक्चर खत्म करते हैं। देखो क्या बताने वाला हूं, जैसे मैंने कनकेव के बारे में बता दिया, अब वैसे ही आप कन्वेक्स का खुद बताओ, ठीक है। मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा और आप मुझे खुद बताओगे। तो ये मान लेते हैं ये है हमारा, ये सारी टर्म्स हम कन्वेक्स मिरर पे लगाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब बताओ इसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर को क्या बोलेंगे, पोल। मैं इसे पोल। पूरा सर्कल मान लूं, इसे पूरा सर्कल मान लूं, तो इसका एक सेंटर आएगा, उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो जो आपका कन्वेक्स मिरर है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के राइट पे आ रहा है, और जो कनकेव था उसका कहाँ आ रहा था, फर्क है ना, डायग्राम का थोड़ा सा फर्क, कहाँ आ रहा था, यस। ओके, अब एक और, लाइन पासिंग थ्रू P and C कॉल्ड, P and C कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द मिड पॉइंट बिटवीन C and P, मिड पॉइंट बिटवीन C and P, फोकस। the distance between P and F, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। focal length denoted by small f. The distance between P and C called, distance between P and C called, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लोगों को क्या फर्क लगा यहाँ पे, देखो हमने कनकेव का भी ड्रॉ कर लिया, कन्वेक्स का भी ड्रॉ कर लिया, तो सब कुछ तो सेम है। ड्राइंग में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है ड्राइंग में, कि जो हमारा कनकेव है ना, उसमें जो ये चीजें हैं वो पोल से लेफ्ट में है। फर्क समझ रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं कनकेव में कहाँ थी, पोल से बोलो लेफ्ट में, लेफ्ट में। हाँ, बट कन्वेक्स में कहाँ है, पोल से राइट में। राइट में। अब मैं राइट पे। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आप अपने ब्रेन में डाल लेना, नोट कर लेना। क्या है इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स करते हुए हमने जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं ना, ये जितने भी हमने डिस्टेंस मेजर करने हैं, ये सारे पोल से मेजर करने हैं। तो मैं यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो यू हैव टू मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, क्योंकि हम पोल को सेंटर मानते हैं। जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, देखो जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ में एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, 0 जिसे आप कह देते हो, इसी से सारे डिस्टेंस मेजर करते हो ग्राफ में। तो ऐसे ही इसको ग्राफ जैसा मान लो और पोल को 0 पॉइंट मान लो। तो हमने जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल्स, तो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं, जिसमें मैं आपको नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ, जिसे मैं ग्राफ रूल भी कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, ग्राफ रूल से कंपेयर कर लो। सो यहाँ पे ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुड बी measured from pole
while doing numericals। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है न्यूमेरिकल के लिए, और ये पहला पॉइंट आप ध्यान में रख लो कि जब भी हमने न्यूमेरिकल करना है और हमें डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत पड़ जाए तो मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, क्योंकि पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, पोल को सेंटर मानते हैं। जैसे ग्राफ में ओरिजिन होता है ना ये वाला पॉइंट, तो इसी तरह ये ग्राफ से कंपेयर कर लो, पोल इज योर ओरिजिन पॉइंट। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल्स you will always use these points in your mind, और ये technical terms use करोगे, radius of curvature, focus, focal length, principal axis, ये सारे terms use करोगे, aperture, तो ये technical terms आप use करोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए और आप याद कीजिए।